क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये क्लास 12 ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चौथा चैप्टर है, प्राथमिक क्रियाएं, जो अर्थव्यवस्था की प्राथमिक क्रियाएं होती, जिसमें कृषि, पशुपालन, मछली पालन जो है, इसके अलावा जो आपका खनन, इन सब के बारे में डिटेल में बताया गया है। और विश्व के स्तर पर बताया गया है कि विश्व में कृषि, पशुपालन सब कहाँ होता है। इनको बहुत अच्छे से देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछेगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। ये क्लास 12 ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चौथा चैप्टर है, प्राथमिक क्रियाएं। अर्थव्यवस्था की जो प्राथमिक क्रियाएं होती हैं, जिसमें कृषि, मछली पालन, पशुपालन और खनन, इसको हम शामिल करते हैं। अर्थव्यवस्था का ये जो है पहला जो है सेक्टर होता है, इसको हम प्राथमिक सेक्टर या प्राथमिक क्रियाएं कहते हैं। इसमें हम खनन के बारे में जानेंगे, कृषि के प्रकार के बारे में जानेंगे, और मछली जो ये सब पालन होता है इनके बारे में जानेंगे। तो प्राथमिक क्रियाओं में जो जो एक्टिविटी होती है उनके बारे में हमें जानना है, और ये भारत के बारे में के अलावा विश्व के बारे में भी हमें इसमें डिटेल में पढ़ना है। तो ये जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। हम लोग शुरू करते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे कि मानव के वो जो है कार्यकलाप जिनसे आय प्राप्त होती है, आर्थिक क्रिया कहा जाता है। आर्थिक क्रियाओं को मुख्यतः 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है: प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ क्रियाएं। तो जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं वो 4 अलग अलग सेक्टर में बटी होती हैं, और चारों सेक्टर में हमें अलग अलग चीज़ों को पढ़ना पड़ता है। जैसे प्राथमिक क्रियाओं में हम लोग कृषि को, द्वितीय क्रियाओं में हमें उद्योग को, और तृतीय क्रियाओं में हमें सेवाओं को, और चतुर्थ क्रियाओं में हमें प्रशासन को पढ़ना होता है। तो इसी चीज़ के बारे में यहाँ पर इस एनसीईआरटी में अच्छे से बताया गया है। लिखा है आगे, प्राथमिक क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के संसाधनों जैसे भूमि, जल, वनस्पति, भवन निर्माण सामग्री, खनिजों के उपयोग के विषय में जो है बतलाती हैं। इस प्रकार इसके अंतर्गत आखेट मतलब होता है शिकार करना, भोजन संग्रह, पशुचारण, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना, कृषि और खनन कार्य सम्मिलित किए जाते हैं। तो अगर पूछा जाए आपसे कि प्राथमिक क्रियाओं में हमें क्या क्या शामिल करना होता है, तो शिकार करना, भोजन संग्रह, पशुचारण, इसमें हम कृषि को शामिल कर लेंगे, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना, कृषि और खनन कार्य को हम प्राथमिक क्रिया अर्थात प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत हम अर्थव्यवस्था के इसको मानते हैं, और इसे किसी भी अर्थव्यवस्था का आधार माना जाता है। तो इसको बहुत अच्छे से जान लेना है, समझ लेना है। ठीक है, आगे लिखा है आखेट और भोजन संग्रह क्या होता है। मानव सभ्यता के आरंभिक युग में आदिमकालीन मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए अपने समीप के वातावरण पर निर्भर था। तो प्राचीन काल में जो मानव था वो आखेट करता था, शिकार करके ही जीवन जीता था। उसका जीवन निर्वाह 2 कार्यों पर होता था। पहला, पशुओं को आखेट कर शिकार करना, और अपने समीप के जंगलों से खाने योग्य जंगली पौधे और कंदमूल आदि को एकत्रित करना। यही मुख्य काम था उस समय का मानव का, जब वो प्राचीन काल में था। आदिमकालीन समाज जो था वो जंगली पशुओं पर निर्भर था। अति शीत और अत्यधिक गर्म प्रदेशों के रहने वाले लोग आखेट द्वारा जीवन यापन करते थे। तकनीकी विकास के कारण यद्यपि जो है मत्स्य ग्रहण आधुनिकीकरण से युक्त हो गया था, तथापि तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग अब भी मछली पकड़ने का कार्य करते थे। अवैध शिकार के कारण जीवों की कई प्रजातियां या जातियां तो लुप्त हो गई, या फिर वो संकटपन्न हो गई हैं। ठीक है, प्राचीन काल के आखेटक और पत्थर या लकड़ी के बने औजार और जो है तीर इत्यादि का प्रयोग करते थे। तो प्राचीन काल के जब जो है शिकार करते थे तो वो लकड़ी के औजारों का, पत्थर के औजारों का, या फिर तीर से उपयोग करते थे। हड्डी के उपकरण बनाते थे, जिससे मारे जाने वाले पशुओं की संख्या सीमित रहती थी। भारत में शिकार पर क्यों प्रतिबंध लगाया गया? क्योंकि ये पर्यावरण के जो है खिलाफ है। तो भारत में शिकार पर क्यों प्रतिबंध लगाया गया? क्योंकि वन्य जीव अधिनियम 1972 द्वारा वन्य जीवों के अवैध शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया है, और यह पर्यावरण के लिए भी अनुकूल नहीं है। भोजन संग्रहण और जो है आखेट प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं हैं। विश्व के विभिन्न भागों में यह कार्य विभिन्न स्तरों पर विभिन्न रूपों में किया जाता था। भारत के अलावा विश्व के स्तर पर भी यही काम होता था। यह कार्य कठोर जलवायुविक दशाओं में किया जाता था। मतलब कठोर जलवायु होती थी, कभी गर्म होती थी, कभी ठंडी जलवायु होती थी। ठीक है,
इसे जो है अधिकतर आदिम कालीन समाज के लोग करते थे। ये लोग अपने भोजन, वस्त्र और शरण की आवश्यकता की पूर्ति हेतु पशुओं और वनस्पति का संग्रहण करते हैं। इस कार्य के लिए बहुत कम पूंजी और निम्न स्तरीय तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती थी। किसको? जब पशुओं का शिकार करते थे। इसमें भोजन अधिशेष भी नहीं रहता था, क्योंकि जितना उत्पादन करते थे उतना खा लेते थे, और प्रति व्यक्ति उत्पादकता भी कम होती थी, ज़्यादा उत्पादकता भी उस समय नहीं होती थी। ठीक है, आगे लिखा है भोजन संग्रह विश्व के 2 भागों में किया जाता था। उच्च अक्षांश के क्षेत्र, तो उच्च अक्षांश के क्षेत्र किसे कहते हैं? तो जैसे मान लीजिए ग्लोब है, तो ग्लोब पर याद रखना जो ये विषुवत रेखा या निम्न अक्षांश का क्षेत्र है, और जैसे जैसे हम पोल की ओर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उच्च अक्षांश उसे कहते हैं। तो उच्च अक्षांश ये वाला क्षेत्र हो गया, ये उच्च अक्षांश हो गया, यहाँ भी उच्च अक्षांश हो गया, और जो ये बीच वाला क्षेत्र है इसको मध्य अक्षांश कहते हैं, और जो ये वाला विषुवत रेखा है इसको हम निम्न अक्षांश कहते हैं। तो उच्च अक्षांश में कौन से देश आते हैं? इसमें कनाडा यहीं पे आता है, उत्तरी यूरेशिया यहाँ पर आता है, और दक्षिणी चिली आते हैं। दक्षिण चिली आपका ये भी जो है उच्च अक्षांशों पर स्थित है। ठीक है, तो उच्च अक्षांश जो है आपका जो ऊपर वाले अक्षांश होते हैं उन्हें हम उच्च अक्षांश कहते हैं। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में केवल उच्च और निम्न अक्षांश दे के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन हमसे गलत हो जाएंगे, इसलिए हमें उच्च अक्षांश और निम्न अक्षांश को भी हमें जानना है, जो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। ठीक है, तो याद रखना, एक तो भोजन संग्रह यहाँ होता है उच्च अक्षांशों पर, और एक होता है निम्न अक्षांशों के क्षेत्र, जिसमें अमेजन बेसिन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व एशिया का आंतरिक प्रदेश आता है। तो ये 2 प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर जो है भोजन संग्रह होता था। तो आप इस मैप के माध्यम से यहाँ समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैप आपको दिखाया गया है चित्र में, देख सकते हैं यही 2 क्षेत्र है जहाँ पर लोग जो है ज़्यादा भोजन संग्रह करते, क्योंकि ये विषम परिस्थितियों वाला क्षेत्र है। तो आपका ये उच्च अक्षांश का क्षेत्र ये हो गया, और ये वाला क्षेत्र हो गया, और दूसरा आपका अमेजन बेसिन ये है आपका, और कांगो बेसिन ये है, और आपका ये दक्षिण पूर्व एशिया है। तो यही 2 ऐसे स्थान हैं जहाँ पर जलवायु बहुत विषम होती है। कैसे? तो जो विषुवत रेखा का क्षेत्र है यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने से यहाँ की जलवायु बहुत ही विषम है, और यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, तो यहाँ की जलवायु विषम है, तो यहाँ खेती नहीं हो सकती है। तो इसीलिए यहाँ के लोग क्या करते हैं? भोजन संग्रह पर निर्भर हैं। भोजन जो संग्रह करते हैं उसी को अपने जीवन का निर्वाह के लिए काम करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है आधुनिक समय में भोजन संग्रह के कार्य का कुछ भागों में व्यापारीकरण भी हो गया है। ये लोग कीमती पौधों की पत्तियां, छाल और औषधीय पौधों को समान रूप से संशोधित कर बाजार में बेचने का कार्य भी करते हैं। पौधे के विभिन्न भागों का ये उपयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर छाल का उपयोग कुनैन में, चमड़ा तैयार करने में, कार के लिए पत्तियों का उपयोग, पेय पदार्थ के लिए, दवाइयों के लिए, कार्तिक संवर्धन की वस्तुओं बनाने के लिए, रेशों को कपड़ा बनाने के लिए, दृढ़ फल को जो है भोजन और तेल के लिए, और पेड़ के तने का उपयोग रबड़ जो है लाटा, गोंद और राल बनाने के लिए करते हैं। तो जंगल पे ही निर्भर है, और उनसे हम कई उत्पाद प्राप्त करते हैं जंगलों से। ठीक है, तो उनको अलग अलग, और इन सबका हम व्यावसायिकरण के रूप में उपयोग करने लगे हैं। तो मानव धीरे धीरे विकास किया, और धीरे धीरे इस तरह से आगे मानव बढ़ता चला गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है विश्व स्तर पर भोजन संग्रहण का अधिक महत्व नहीं है। इन क्रियाओं के द्वारा प्राप्त उत्पाद विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं रखते हैं, जो भोजन हम जंगलों से ग्रहण करते हैं। इस प्रकार की अच्छी किस्म और कम दाम वाली कृत्रिम उत्पादों ने उष्णकटिबंधीय वन के भोजन संग्रह करने वाले समूहों के उत्पादों का स्थान ले लिया है। तो आजकल क्या है कि बहुत सारे कृत्रिम उत्पाद बनने लगे हैं, जिससे जंगलों पे जो है उत्पाद बहुत ज़्यादा खरीदे नहीं जाते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे मिजोरम में एक महिला जो है, या महिलाएं जो है मिजोरम में देख सकते हैं, ये संतरे एकत्र कर रही हैं, यहाँ तोड़ रही हैं। ठीक है, तो इस तरह के भोजन संग्रह जो है जंगलों से किया जाता है, हमारे देश में भी और पूरे दुनिया में। अब हम बात करेंगे पशु चारण की। जो पशु चरते हैं उनकी बात करेंगे, तो इसको हम एक तरह से कह सकते हैं व्यवसाय, ऐसे व्यवसाय होता है। तो लिखा है आखेट पर निर्भर रहने वाले समूह ने जब यह महसूस किया कि केवल आखेट से जीवन का भरण पोषण नहीं किया जा सकता है, तब मानव ने पशुपालन व्यवसाय के विषय में सोचा। विभिन्न जलवायु दशाओं में रहने वाले लोगों ने उन क्षेत्रों में पाए जाने वाले पशुओं का चयन करके पालतू बनाया, और भौगोलिक कारकों और तकनीकी विकास के आधार पर वर्तमान समय में पशुपालन व्यवसाय निर्वाह और व्यापारिक स्तर पर किया जाता है। तो आज पहले जब पशुपालन होता था तो जीवन निर्वाह के लिए होता था, लेकिन आज पशुपालन व्यवसाय और व्यापार के लिए होता है। बड़े बड़े पशु पाले जाते हैं। ठीक है, काफ़ी संख्या में। लिखा है चलवासी पशुचारण क्या होता है। चलवासी पशुचारण एक प्राचीन जीवन निर्वाह
व्यवसाय होता है। जो लोग पशुओं पर निर्भर होते थे और झुंड में उनको चराते थे, जिनमें पशुचारक अपने भोजन, वस्तु, शरण, औजार और यातायात के लिए पशुओं पर ही निर्भर रहता था, वह अपने पालतू पशुओं के साथ पानी और चारागाह की उपलब्धता और गुणवत्ता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरित होते थे। इन पशुचारक वर्गों के अपने अपने निश्चित चारागाह क्षेत्र होते थे, जहां पर वो जा करके अपने पशुओं को चराते थे। आप ये देख सकते हैं ग्रीष्म काल में के जो है अपनी भेड़ों को पर्वतों पर ले जाते हुए। तो जो मैंने आपको अगले चैप्टर बताया था भी था कि बहुत सारे चलवासी जनजातियां होती है, जैसे आपका जो बकरवाल हो गया, गुज्जर हो गया, इसके बाद में गद्दी हो गया। ये हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में रहते हैं और ये जो गर्मी ज़्यादा पड़ने लगती है तो ये मैदानों से कहाँ चले जाते हैं, पर्वतों पर। और जब पर्वतों पर बर्फ़ गिरती है तो मैदानों में चले जाते हैं। तो आप देख सकते हैं इतने बड़े पशु की झुंड को ये लोग पर्वतों के ऊपर ले जा रहे हैं, क्योंकि अब मैदानों में गर्मी पड़ने लगी है। ठीक है, तो ये सब जो है क्या करते हैं, ऋतु प्रवास करते हैं। आगे लिखा है भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कई प्रकार के पशु पाले जाते हैं। उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में गाय बैल प्रमुख पशु हैं, जबकि सहारा और एशिया के मरुस्थलों में जो है भेड़, बकरी और ऊंट यहाँ पर पाले जाते हैं। ठीक है, पाला जाता है। तिब्बत और एंडीज पर्वतों पर याक और लामा और जो है आर्कटिक और उप ध्रुवीय जो है उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में रेडियन पाला जाता है। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जानवर पाले जाते हैं, जिनका उपयोग जो है मानव जो है अपने लाभ के लिए करने लगा। ठीक है, आगे लिखा है चलवासी पशुचारण के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। इसका प्रमुख क्षेत्र है उत्तरी अफ्रीका के जो है जो आपका ये क्षेत्र है अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीपीय तट तक, मंगोलिया और मध्य चीन तक फैला हुआ है। दूसरा क्षेत्र यूरोप और एशिया के टुंड्रा प्रदेश में है, जबकि तीसरा क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध में जो है दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका और मेडागास्कर द्वीप तक फैला हुआ है। अब इसको जरा हम एक बार मैप के माध्यम से देखते हैं। ठीक है, आप ये मैप के माध्यम से देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर पशुचारण ज़्यादा होता है। तो आपका एक तो ये आपका ये वाला क्षेत्र है पूरा साइबेरिया का क्षेत्र है, यूरेशिया का। एक आपका मध्य एशिया का होते हुए आपका पूरा ये आप देख सकते हैं सहारा अफ्रीका का जो सहारा होते हुए अरब प्रायद्वीप तक ये पूरा है। एक आपका देख सकते हैं आपका दक्षिणी अफ्रीका के क्षेत्र में है। ठीक है, तो ये सारे पशुचारण के बड़े बड़े क्षेत्र माने जाते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है नए चारागाहों की खोज में ये पशुचारक समतल भागों और पर्वतीय क्षेत्रों में लंबी दूरियां तय करते हैं। मैंने अभी आपको बताया गर्मियों में यह मैदानी भाग से पर्वतीय चारागाह की ओर और शीतकाल में पर्वतीय भाग से मैदानी चारागाह की ओर प्रवास करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ बर्फ पड़ती है और जब मैदानों में गर्मी पड़ती है तो पर्वतों पर चले जाते हैं। इन्हें हम कहते हैं ऋतु प्रवास कहते हैं। इनकी इस गतिविधि को ऋतु प्रवास कहा जाता है। मैंने वही बता दिया आपको। भारत में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में गुज्जर, अभी मैंने आपको बताया, बकरवाल, गद्दी और भुटिया लोगों के समूह ग्रीष्मकालीन में मैदानी क्षेत्रों में से पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाते हैं। तो याद रखना जो गुज्जर हैं और बकरवाल हैं ये आपके जम्मू कश्मीर में है, गद्दी हिमाचल प्रदेश में है और भुटिया जो है आपका उत्तराखंड में है। और शीतकाल के पर्वतीय क्षेत्रों से ये मैदानी क्षेत्रों में आ जाते हैं। इसी प्रकार टुंड्रा प्रदेश में ग्रीष्मकाल में दक्षिण से उत्तर की ओर और शीतकाल में जो है उत्तर दक्षिण की ओर चलवासी पशुचारण का पशुओं के साथ प्रवास होता है। तो याद रखना वो जो लोग हैं वो पशुओं के साथ प्रवास हर क्षेत्र में ऐसे ही जलवायु के अनुसार करते हैं। आगे लिखा है चलवासी पशुचारकों की संख्या अब घट रही है और इनके द्वारा उपयोग में लाए गए क्षेत्र में भी कमी आ रही है। इसके 2 कारण हैं। 2 कारण क्या है? एक तो है राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण। तो याद रखना अब क्या है, कई देशों की राजनीतिक सीमाएं बन गई हैं तो वो दूसरे देश में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और दूसरा, कई देशों द्वारा नई बस्तियों की जो योजना बना दी गई है तो इसीलिए चलवासी पशुचारण अब जो है धीरे धीरे क्या हो जा रहा है, सीमित होता चला जा रहा है। ऐसे क्वेश्चन अब प्री एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे वाणिज्यिक पशुधन पालन। जब हम पैसा कमाने के लिए पशुओं को पालते हैं तो उसे कहते हैं वाणिज्यिक पशुधन पालन, जैसा आजकल हो रहा है। तो लिखा है चलवासी पशुचारण की अपेक्षा वाणिज्यिक पशुधन पालन अधिक व्यवस्थित और पूंजी प्रधान है। वाणिज्यिक पशुधन पालन पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है। जो हमारा पश्चिमी यूरोप है, वेस्टर्न कल्चर है, वहाँ पे जो है पशुओं को पैसा कमाने के लिए ही पालते हैं। तो यही कल्चर अब पूरे दुनिया में फैलता जा रहा है और फार्म भी अस्थायी होते हैं, वहाँ बड़े बड़े फार्म बनाए जाते हैं और पशुओं को पाला जाता है। दूध निकाल के और उनके मांस और ऊन सबका इस्तेमाल होता है, चमड़े का इस्तेमाल होता है। यह फार्म विशाल क्षेत्र पर फैले होते हैं और संपूर्ण क्षेत्र को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है।
चराई को नियंत्रित करने के लिए उन्हें बाड़ लगा करके एक दूसरे से अलग किया जाता है। जब चराई के कारण एक छोटे क्षेत्र की घास समाप्त हो जाती है तब पशुओं को दूसरे क्षेत्र के लिए ले जाया जाता है। मतलब कुछ जब एक क्षेत्र में पशु चल लेते हैं तो दूसरे क्षेत्र में उनको ले जाते हैं जिससे चारे की कमी ना होने पाए। वाणिज्यिक पशुधन पालन में पशुओं की संख्या भी चारागाह की क्षमता वहन क्षमता के अनुसार रखी जाती है। यह एक विशिष्ट गतिविधि है जिसमें केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। मतलब इसमें एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं, चाहे गाय हो, चाहे भेड़ हो, चाहे बकरी हो। प्रमुख पशुओं में भेड़, बकरी, गाय, बैल और घोड़े हैं। इनसे मांस प्राप्त होता है, खाल प्राप्त होती है, ऊन प्राप्त होता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो वैज्ञानिक ढंग से जो है संसाधित डिब्बा बंद जो है कर विश्व के बाजारों में निर्यात कर दिया जाता है। पशु फार्म में पशुधन पालन वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित किया जाता है। इसमें मुख्य ध्यान पशुओं के प्रजनन, जननिक सुधार, बीमारियों पर नियंत्रण और उनके स्वास्थ्य पर दिया जाता है। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक बाड़ा बनाया गया है जहाँ पे पशुओं को रखा गया है चरने के लिए। ठीक है। तो ये कहाँ का है? तो ये अलास्का कहाँ है? अमेरिका का एक हिस्सा है, मतलब एक स्टेट है। तो अलास्का के उत्तरी प्रदेश में रेडियन पालन कुल भंडार का लगभग जो है 2/3 अधिकांश एस्कीमो करते हैं। तो एस्कीमो जनजाति भी यहीं पाई जाती है। अगर आप पूछा जाए एस्कीमो क्या है तो एस्कीमो एक जनजाति है जो रेडियन को पालती है और रेडियन जो है हिरन की एक प्रजाति होते हैं और अलास्का में ये जनजाति पाई जाती है। तो आपको यहीं से इसी लाइन से 3-4 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। पहला रेडियन कहाँ पाए जाते हैं? अलास्का में जो है कौन जनजाति पाई जाती है? एस्कीमो। या एस्कीमो कहाँ जनजाति पाई जाती है? तो अलास्का में पाई जाती है और यहाँ रेडियन पालन होता है। तो आप इसको देख सकते हैं, रेडियन है, ये बिल्कुल हिरन की प्रजाति होती है। तो इनको पाला जाता है चमड़े के लिए, हड्डी के लिए। ठीक है। इनका व्यापार होता है। ठीक है। आगे लिखा है विश्व में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना जो है यूरुग्वे और संयुक्त राज्य अमेरिका में वाणिज्यिक पशुपालन किया जाता है। तो व्यापक पैमाने पर यहाँ पर होता भी है। ठीक है। आप इस मैप के माध्यम से यहाँ पे समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर वाणिज्यिक पशुपालन किया जाता है। मैप के माध्यम से यहाँ बताया गया। जैसे आपका अमेरिका में हो गया, ये आपका जो है अर्जेंटीना से लेकर के पूरा ब्राज़ील तक हो गया, ये आपका दक्षिण अफ्रीका का पूरा क्षेत्र हो गया, पूरा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड हो गया और ये मध्य एशिया का क्षेत्र हो गया जहाँ पर वाणिज्यिक खेती जो है पशुपालन व्यापक स्तर पर किया जाता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे कृषि की। कृषि जो है कितने प्रकार की होती है पूरी दुनिया में और भारत में भी वही कृषि होती है। कृषि के ढंग क्या है और ये हमारे अर्थव्यवस्था के या दुनिया की अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्रियाओं में शामिल किए जाते हैं। तो लिखा है विश्व में पाई जाने वाली विभिन्न भौतिक, सामाजिक और आर्थिक दशाएं कृषि कार्य को प्रभावित करती हैं और इसी प्रभाव के कारण विभिन्न कृषि प्रणालियां देखी जाती हैं। कृषि विभिन्न प्रकार के फसलों का बोया जाना और पशुपालन विभिन्न कृषि विधियों पर आधारित होता है। मुख्य प्रणालियां निम्नलिखित हैं। तो कौन कौन सी कृषि होती है? पहला होता है निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि उसे कहते हैं जब खेत छोटा हो और इसमें काम करने वाले एक ही परिवार के हों और उनकी संख्या ज़्यादा हो तो उनके हम कहते हैं निर्वाह कृषि। और केवल लोग खाने के लिए जो है पैदावार करते हैं, ना कि जो है उसका व्यापार करते हैं। तो व्यापार के लिए ये लोग कृषि नहीं करते हैं, बस केवल किसके लिए करते हैं? जीवन निर्वाह के लिए करते हैं। तो लिखा है इस प्रकार की कृषि में कृषि क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय उत्पादों का संपूर्ण अथवा लगभग का उपयोग करते हैं। इसको 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला आदिकालीन निर्वाह कृषि। आदिकालीन मतलब हो गया कि प्राचीन काल में निर्वाह कृषि कैसे होती थी। तो लिखा है आदिकालीन निर्वाह कृषि अथवा हस्तांतरणशील कृषि कार्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में किया जाता है। तो याद रखना उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जब हम झूम खेती करते हैं तो उसको कहा जाता है आदिकालीन निर्वाह कृषि कहते हैं। तो झूम कृषि जो होती है इसके द्वारा जो है हमारे देश में अलग अलग क्षेत्रों में झूम खेती की जाती है और झूम खेती के अलग अलग नाम हैं, इसको भी हम आपको बताएंगे। तो झूम खेती के क्या क्या नाम हैं और उनके जो है पूरे दुनिया में उनके अलग अलग क्या क्षेत्र हैं, उन सबको भी हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। तभी हमें जो है ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमसे गलत नहीं होते हैं। आगे लिखा है जहाँ आदिम जाति के लोग यह कृषि करते हैं, इसका क्षेत्र अफ्रीका, दक्षिणी मध्य अमेरिका का उष्णकटिबंधीय भाग और जो है दक्षिणी पूर्वी एशिया का क्षेत्र आता है। ठीक है। तो कौन कौन सा क्षेत्र पहले हम ये देख लेते हैं और फिर कहाँ कहाँ ये ऐसी खेती होती है उसको देख लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये आपका पूरा जो है मध्य अमेरिका है और ये आपका
अमेजन बेसिन का क्षेत्र है, ये पूरा आपका कांगो बेसिन का क्षेत्र है, ये आपका दक्षिण पूर्व एशिया जो है ये क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर झूम खेती ज़्यादा होती है। तो झूम खेती को जो है विश्व में किस किस नाम से जानते हैं, आप ये लिस्ट में भी आप इसको देख करके याद कर लीजिएगा। जैसे मैक्सिको में इसको मिल्पा कहते हैं, वेनेजुएला में आपका इसको कोनुको कहते हैं, ब्राज़ील में इसको रोका कहते हैं, वियतनाम में इसे रे कहते हैं, इंडोनेशिया में लदांग कहते हैं, मध्य अमेरिका में इसे मिल्पा कहते हैं और मध्य अफ्रीका में इसे जो है मसोले कहते हैं। तो अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है, इसको आप भी याद रखना। तो ये पूरे दुनिया के जो है झूम खेती के अलग अलग नाम हैं, इनको आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है इन क्षेत्रों में वनस्पति को जला दिया जाता है। ज़्यादातर झूम खेती के लिए क्या करते हैं, पहले वनस्पति को जला देते हैं और वहाँ पे खेती करते हैं, और जब वो जो है क्या हो जाता है, जब वो वहाँ का उपजाऊपन खत्म हो जाता है तो दूसरे स्थान चले जाते हैं। तो लिखा है इन क्षेत्रों की वनस्पति को जला दिया जाता है और जली हुई राख की परत उर्वरक का कार्य करती है। तो जो राख होती है वो उर्वरक के रूप में मिट्टी में मिला देते हैं। इस प्रकार हस्तांतरणीय कृषि कर्तन और दहन कृषि भी कहलाती है। तो झूम खेती को कर्तन और दहन कृषि भी कहते हैं, ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाए, गलत हो जाएगा। इसमें बोए गए खेत बहुत छोटे छोटे होते हैं और खेती भी पुराने औजार जैसे लकड़ी, कुदाली, फावड़े द्वारा की जाती है। कुछ समय पश्चात 3 से 4 वर्ष 5 वर्ष जब मिट्टी की उपजाऊपन समाप्त हो जाता है तब कृषक नए क्षेत्र में वन जला करके कृषि के लिए भूमि तैयार करता है और कुछ समय पश्चात कृषक वापस पहले कृषि क्षेत्र पर कृषि कार्य के लिए आ जाता है। इस कृषि कार्य में सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस क्षेत्र में भूमि की उर्वरकता कम होती जाती है, जिससे झूम का चक्र जो है लगातार कृषि क्षेत्र तैयार करना छोटा होता चला जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे मैंने आपको बता दिया है। भारत के उत्तर पूर्वी भागों में इसे झूमिंग कहते हैं, मध्य अमेरिका और मैक्सिको में इसे मिल्पा, अभी मैंने आपको बताया, मलेशिया इंडोनेशिया में लदांग कहते हैं। आप ऐसे अन्य क्षेत्रों का नाम पता लगाइए जहां इस प्रकार की कृषि की जाती है और वहां इसे किस नाम से जाना जाता है। तो मैंने आपको बता दिया था वर्ल्ड का, और भारत का भी मैं आपको बता देता हूं। तो भारत का भी मैप यहाँ पे आप देख सकते हैं। भारत में जैसे हिमालय क्षेत्र में इसको खिल कहते हैं, पश्चिमी घाट में कुमारी कहते हैं, उत्तर पूर्वी राज्य असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में झूम कहते हैं, मणिपुर में इसे पामलू कहते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में इसे दीपा कहते हैं, अंडमान निकोबार में दीपा कहते हैं, मध्य प्रदेश में इसे बेबर या दहिया कहते हैं, आंध्र प्रदेश में पोंडू या पेंडा कहते हैं, उड़ीसा में इसे पामाडाबी या कोमान या जो है बरिंगा कहते हैं, राजस्थान में इसे वार्ले या वाल्ट्रे कहते हैं और झारखंड में इसे कुरुआ कहते हैं। तो अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। तो भारत और विश्व को मैंने अलग अलग बता दिया, इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, तो आपके गलत क्वेश्चन नहीं होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। लिखा है निर्वाह गहन निर्वाह कृषि। एक तो हो गया आदिम निर्वाह कृषि, एक हो गया आपका गहन निर्वाह कृषि। तो गहन निर्वाह कृषि जो है कहाँ होती है, तो खास करके एशिया में जहाँ मानसून ज़्यादा आता है। तो लिखा है इस प्रकार की कृषि मानसून एशिया के घने बसे क्षेत्रों में की जाती है, जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होती है। तो वहाँ के लोग गहन निर्वाह कृषि करते हैं और कृषि पे ही डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो गहन निर्वाह कृषि के 2 प्रकार होते हैं, एक चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, तो चावल जहाँ ज़्यादा होता है, और एक होता है चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। तो पहले हम चावल की बात कर लें। इसमें चावल मुख्य फसल होती है। तो पूरी दुनिया में, पूरे भारत में चावल मुख्य फसल है, क्योंकि इस पे ज़्यादा लोग डिपेंड हैं। अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण खेतों का आकार छोटा होता है और कृषि कार्य में कृषक का संपूर्ण परिवार लगा होता है, क्योंकि निर्वाह करना है खाने के लिए, पूरा परिवार लगा होता है। तो उत्पादन तो कम होता है, लेकिन पूरा परिवार खेती करता है। भूमि का गहन उपयोग होता है और यंत्रों की अपेक्षा मानव श्रम अधिक होता है, क्योंकि यहाँ लोग ज़्यादा काम करते हैं। उर्वरकता बनाए रखने के लिए पशुओं के गोबर की खाद और हरी खाद का उपयोग किया जाता है। इस कृषि में प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है, परंतु प्रति कृषक उत्पादकता कम होती है। उत्पादन अधिक होता है, लेकिन अगर हम कृषकों के हिसाब से देखें तो उत्पादकता कम होती है। चावल रहित गहन निर्वाह कृषि क्या है, तो मानसून एशिया के अनेक भागों में उच्चावच जलवायु, मृदा और अन्य भौगोलिक कारकों की भिन्नता के कारण धान की फसल उगाना प्रायः संभव नहीं है। तो भारत के या जो है देखा जाए, और एशिया के या दुनिया के कुछ क्षेत्र ऐसे जहाँ पे वर्षा नहीं होती है, तो वहाँ पे मानसून अगर नहीं जाएगा तो चावल खेती नहीं होगी। तो क्षेत्र कौन कौन से हैं, उत्तरी चीन हो गया, मंचूरियन हो गया, उत्तरी कोरिया, उत्तरी जापान में गेहूँ, सोयाबीन, जौ और जो है सोरपम बोया जाता है। भारत में सिंध गंगा के मैदान में पश्चिमी भाग में गेहूं और दक्षिणी और जो है पश्चिमी शुष्क प्रदेशों में जो है
प्रदेशों में ज्वार बाजरा प्रमुख रूप से उगाया जाता है, जिसे मोटा अनाज कहते हैं। इस कृषि का अधिकतर जो है विशेषताएं वो ही हैं जो चावल प्रधान कृषि की हैं। केवल अंतर यह है कि इसमें सिंचाई की जाती है, सिंचाई वहाँ जो है कम होती है, इसलिए यहाँ पर मोटे अनाजों की खेती ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आपका है रोपण कृषि किसे कहते हैं। याद रखना, धान की जो रोपाई होती है उसे रोपण कृषि नहीं कहते हैं। रोपण कृषि उसे कहा जाता है जिनके पेड़ होते हैं, जिनके पेड़ लगाने के बाद 10 साल, 20 साल, 25 साल तक फल प्राप्त होते हैं, उन्हें हम रोपण कृषि कहते हैं। जैसे रबड़ हो गया, चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, नारियल हो गया, काजू हो गया, ये सब क्या कहते हैं, हम रोपण कृषि कहते हैं। तो लिखा है यूरोपीय लोगों ने विश्व के अनेक भागों में औपनिवेशिक किया था, औपनिवेशिकरण किया था। औपनिवेशिक मतलब होता है उपनिवेश बसाए थे, उन्हें गुलाम बनाया था। कृषि के कुछ नए रूपों की शुरुआत की, जैसे रोपण कृषि जो बृहद स्तरीय लाभोन्मुख उत्पादन प्रणाली होती है। तो याद रखना, रोपण कृषि शुरुआत हमारे देश में हो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो अगर जो यूरोपियों ने खास करके अंग्रेजों ने भी शुरू किया था। ठीक है, यूरोपीय उपनिवेशों ने अपने अधीन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में चाय, कॉफ़ी, कोको, रबड़, कपास, गन्ना, केला और अनानास की पौधे उगाए थे। सबको हम क्या कहते हैं, रोपण कृषि कहते हैं। याद रखना, ये सब जो है यूरोपीय कंपनियों ने ला करके उपनिवेशों में लगाना शुरू किया, व्यापार के लिए, लाभ कमाने के लिए। इस कृषि की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें कृषि क्षेत्र का आकार बहुत विस्तृत होता है। इसमें अधिक पूंजी निवेश, उच्च प्रबंधन और तकनीकी आधार और वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। बड़े पैमाने पर इसमें लागत लगती है। यह एक फसली कृषि है जिसमें किसी एक फसल के उत्पादन का ही संकेंद्रण किया जाता है, मतलब एक ही फसल को ज़्यादा फोकस किया जाता है। श्रमिक जो है सस्ते मिल जाते हैं और यातायात विकसित होता है। इसके द्वारा बागान और बाजार सुचारू रूप से जुड़े होते हैं, तो बाजार से इसको जोड़ के रखा जाता है, जिससे जितना उत्पादन हो उतना हम जब बाजार में बेचते चले जाएं। फ्रांस वासियों ने पश्चिमी अफ्रीका में कॉफ़ी और कोकोआ के पौधे लगाए। ब्रिटेन वासियों ने भारत, लंका में चाय के बागान, मलेशिया में रबड़ के बागान और पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ना और केले के बागान विकसित किए। स्पेन और अमेरिका वासियों ने जो है फिलीपाइन में नारियल और गन्ने के बागान लगाए। इंडोनेशिया में एक समय गन्ने की कृषि में जो है हालैंड वासियों, डचों, जिसे हम डच कहते हैं, हालैंड वासी जिसे नीदरलैंड कहा जाता है, का यह एकाधिकार था। तो इन्होंने इंडोनेशिया पे कब्जा किया था। ब्राज़ील में अभी भी कुछ कॉफ़ी के बागान, जिन्हें जो है फेजेडा कहा जाता है, ये फेजेडा कॉफ़ी के बागान को कहते हैं। ये क्वेश्चन IAS में पूछा गया था और यूरोप वासियों के नियंत्रण में थे। वर्तमान में अधिकतर बागानों का स्वामित्व देशों की सरकार अथवा नागरिकों के नियंत्रण में। तो आज चाय के बागान हो चाहे किसी भी क्षेत्र में कोई बागान हो, आज वो स्वतंत्र देशों के नियंत्रण में, जैसे भारत के नियंत्रण में है, आज वो ब्रिटेन के नियंत्रण में नहीं है। जो चाय के बागान लगाए गए थे, यहाँ देख सकते हैं चाय को, यहाँ धान को यहाँ रोपा जा रहा है, चाय के ये बागान जो है आप देख सकते हैं लगाए गए हैं। ठीक है, तो चाय के बागान अंग्रेजों ने लगाया था, लेकिन आज ये सरकार के अधिकार में है, ये बात याद रखना। ठीक है, आगे लिखा है विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि। ये क्या है, मध्य अक्षांश। तो मध्य अक्षांश किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया, ये पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा को निम्न अक्षांश, पोल पे उच्च अक्षांश, और जो बीच वाला हो उसे निम्न, जो क्या कहते हैं, मध्य अक्षांश कहते हैं। ये बात याद रखना है। ठीक है, तो लिखा है मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध सूक्ष्म प्रदेशों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। इसकी मुख्य फसल गेहूं है, तो इस प्रदेश में गेहूं खेती ज़्यादा होती है, ये बात याद रखना, खास करके मध्य अक्षांशों में। यद्यपि अन्य फसलें जैसे मक्का, राई, जौ, राई और जेई की बुआई होती है। इस कृषि में खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है और खेत जोतने से पहले काटने तक सभी कार्य यंत्रों द्वारा संपन्न किया जाता है। तो आप इस मैप चित्र में देख सकते हैं कि सारा काम मशीनों द्वारा ही हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि खेत बड़े बड़े होते हैं। इसमें प्रत्येक एकड़ उत्पादन कम होता है, परंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक इसलिए होता है क्योंकि खेत बड़े होते हैं और जो है ये काफ़ी उत्पादन करते हैं। तो यहाँ मशीन द्वारा खेती की जा रही है, इसी चीज़ को यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, आगे लिखा है विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि कहाँ कहाँ ज़्यादा की जाती है, आप ये देख सकते हैं। ये आपका मध्य अक्षांश का क्षेत्र है यहाँ भी, और मध्य अक्षांश का क्षेत्र यहाँ भी है, यहीं पर ज़्यादा खेती होती है, ये बात याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर खेती जैसे आप देख सकते हैं, ये आपका यूरोप हो गया, मध्य एशिया हो गया, ये आपका जो है अमेरिका कनाडा का क्षेत्र हो गया, ये आपका अर्जेंटीना हो गया, ये आपका दक्षिण अफ्रीका का बेल्ट हो गया, और ये आपका जो ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स का घास का मैदान हो गया। तो यहीं पर ये सब खेती की जाती है व्यापक पैमाने पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है इस प्रकार की कृषि का क्षेत्र यूरेशिया के स्टेपीज, अभी मैंने बताया स्टेपीज, उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज,
अर्जेंटीना के पंपास, दक्षिण अफ्रीका के बेल्डस और ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स और न्यूजीलैंड के कैंटरबरी के मैदान में किया जाता है। तो याद रखना, ये घास के मैदान के नाम है। यहीं पर जो है गेहूं की खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्टेपीज क्या है, तो यूरेशिया के घास के मैदान को कहते हैं। उत्तरी अमेरिका घास मैदान को पेरीज कहते हैं, जो ठीक है। अर्जेंटीना के घास के मैदान को क्या कहते हैं, पंपास कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका के घास मैदान को बेल्ट्स कहते हैं और ऑस्ट्रेलिया घास मैदान को डाउन्स कहते हैं, डॉन कहते हैं। और न्यूजीलैंड के घास मैदान को कैंटरबरी कहते हैं। तो ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग मिश्रित कृषि किसे कहते हैं। तो कभी पूछा जाए कि मिश्रित कृषि किसे कहते हैं, तो जब हम कृषि के साथ साथ पशुपालन करते हैं, पशुपालन, तो उसको हम कहते हैं मिश्रित कृषि। या कभी मत समझना कि कई फसलों को मिला के खेती करते हैं उसे कहते हैं मिश्रित खेती, नहीं। जब हम कृषि के साथ साथ पशुपालन करते हैं तो उसे हम मिश्रित खेती कहते हैं। तरीका है, इस प्रकार की कृषि विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है। उदाहरण स्वरूप उत्तरी जो है पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, यूरेशिया के कुछ भाग और दक्षिणी महाद्वीपों के समशीतोष्ण अक्षांश वाले में इसका विस्तार ज़्यादा होता है। यहाँ पर ये खेती ज़्यादा की जाती है। इसको जरा हम एक बार पहले चित्र में देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ मिश्रित खेती ज़्यादा होती है। तो आप देख सकते हैं अर्जेंटीना का ये क्षेत्र है, ब्राज़ील का है, ये दक्षिण अफ्रीका का क्षेत्र है, ये आपका पूरा यूरोप और मध्य एशिया का क्षेत्र है, ये अमेरिका का पूर्वी क्षेत्र है, जहाँ पर इस तरह की खेती बहुत व्यापक पैमाने पर की जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है, इस कृषि में खेतों का आकार मध्यम होता है। इसमें बोई जाने वाली फसलें गेहूं, जौ, राई, जई, मक्का, चारे की फसल और कंदमूल प्रमुख होते हैं। चारे की फसलें मिश्रित कृषि के प्रमुख घटक होते हैं। त्याग कृषि में ही चारा पैदा करते हैं, इसलिए मिश्रित खेती के साथ जब पशुपालन करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों को इसमें समान महत्व दिया जाता है। त्याग जब हम फसल उत्पादन करें, कृषि करें और पशुपालन करते हैं तो दोनों को हम क्या कहते हैं, मिश्रित खेती कहते हैं। फसलों के साथ पशुओं जैसे मवेशी, भेड़, सुअर, कुक्कुट मतलब होता है मुर्गी पालन, आय के प्रमुख स्रोत होते हैं। सस्यावर्तन और अंतः फसली कृषि की मृदा की उर्वरकता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है, विकसित कृषि यंत्र इमारतों, रासायनिक और वनस्पति खाद, हरी खाद के जो है गहन उपयोग आदि पर अधिक पूंजी व्यय के ही साथ ही कृषकों की कुशलता और योग्यता जो है मिश्रित कृषि की प्रमुख विशेषता होती है। अब आते हैं डेयरी कृषि क्या होती है। तो लिखा है, डेयरी व्यवसाय दुधारू पशुओं के पालन पोषण का सर्वाधिक उन्नत और दक्ष प्रकार होता है। डेयरी कृषि उसे कहते हैं जहाँ पे केवल दूध के लिए पशुओं को पाला जाता है। इसमें पूंजी की भी अधिक आवश्यकता होती है, ठीक है, क्योंकि पशु बड़े महंगे बिकते हैं, ठीक है। होती है पशुओं के लिए छप्पर, घास संचित रहने के लिए भंडार और दूध उत्पादन में अधिक यंत्रों के प्रयोग के लिए पूंजी भी अधिक चाहिए। पशुओं के स्वास्थ्य, प्रजनन और पशु चिकित्सा पर भी अधिक ध्यान दिया जाता है, ठीक है। इसमें गहन श्रम की आवश्यकता होती है क्योंकि इनमें मजदूर ज़्यादा होना चाहिए। पशुओं को चराने, दूध निकालने और कार्यों के लिए वर्ष भर श्रम की आवश्यकता रहती है, क्योंकि फसलों की तरह इसमें कोई अंतराल नहीं होता है। इसमें श्रम की आवश्यकता मतलब ना हो तो इसमें श्रम की आवश्यकता ज़्यादा होती, क्योंकि लगातार पशुओं को चारा और उनको देखभाल करनी होती है। डेयरी कृषि का कार्य नगरीय और औद्योगिक केंद्रों के समीप किया जाता है। डेयरी कृषि हमेशा नगरों और औद्योगिक केंद्रों में क्यों किया जाता है, क्योंकि दूध की सप्लाई तुरंत नगरों में कर दिया जाए और दूध खराब ना होने पाए। तो ये बाजार के निकट ही ये किया जाता है। और बाजार क्या है, नगर और औद्योगिक क्षेत्र हैं, क्योंकि ये क्षेत्र ताज़ा दूध और अन्य डेयरी उत्पाद के अच्छे बाजार होते हैं। वर्तमान समय में विकसित यातायात के साधन परिशीतकों मतलब कि जहाँ फ्रीजिंग होता है कि उपयोग जो है पास्चुरीकरण की, पास्चुरी मतलब कि दूध को पहले गर्म किया जाता है फिर ठंडा कर लेते हैं। सुविधा के कारण विभिन्न डेयरी उत्पादों को अधिक समय तक रखा जा सकता है। वाणिज्यिक डेयरी कृषि 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। सबसे बड़ा जो है क्षेत्र जो है उत्तरी पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र है, दूसरा कनाडा और तीसरा क्षेत्र न्यूजीलैंड, दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया का क्षेत्र है, जहाँ पर जो है ऐसी जो है डेयरी कृषि ज़्यादा की जाती है, जिसको हम मैप पे यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये आप चित्र में देख सकते हैं डेयरी कृषि के क्षेत्र कौन है, आपका ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड हो गया, ये पश्चिमी आपका यूरोप हो गया, ये आपका कनाडा का क्षेत्र हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है डेयरी कृषि ज़्यादा की जाती है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
आते हैं, लिखा है कि आपका भूमध्य सागरीय कृषि। तो भूमध्य सागर जो है, याद रखना, भूमध्य सागर कहाँ पर है? तो भूमध्य सागरीय कृषि जो है कहाँ की जाती है? खास करके यूरोप में, पश्चिमी एशिया में और उत्तरी अफ्रीका में। तो आप इस मैप पे देख सकते हैं, भूमध्य सागर 3 महाद्वीपों से घिरा हुआ है, यूरोप, अफ्रीका और एशिया से। तो जहाँ जहाँ घिरा हुआ है ये आपका ये भूमध्य सागर का क्षेत्र, वहाँ जो खेती की जाती है उसे हम कहते हैं भूमध्य सागरीय कृषि कहते हैं। जिसमें खट्टे फसलों की खेती, जब फलों की खेती ज़्यादा होती है। तो लिखा है भूमध्य सागरीय कृषि में, लिखा है भूमध्य सागरीय कृषि अति विशिष्ट प्रकार की कृषि है। इसका विस्तार भूमध्य सागर के समीपवर्ती क्षेत्रों, जो दक्षिणी यूरोप से, जो मैं पे बताया ना, तो दक्षिणी यूरोप हो गया, ठीक है, दक्षिणी यूरोप से उत्तरी अफ्रीका में ट्यूनीसिया से जो है अंटार्कटिका तट तक फैला हुआ है, और दक्षिणी कैलिफोर्निया, मध्यवर्ती चिली, दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी भाग, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिमी जो है भाग आते हैं। तो याद रखना, ये जो भूमध्य सागरीय जलवायु है यहाँ भी पाई जाती है, किसी भी महाद्वीप के पश्चिमी तरफ भी। खट्टे फलों की आपूर्ति करने वाले क्षेत्र महत्वपूर्ण, तो यहाँ खट्टे फलों की खेती बहुत ज़्यादा की जाती है। अंगूर की कृषि भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता होती है। तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में अंगूर की खेती सबसे ज़्यादा होती है। इस क्षेत्र के कई देशों में अच्छी किस्म के अंगूरों से उच्च गुणवत्ता वाली मदिरा का उत्पादन किया जाता है। जैसे फ्रांस में तो मदिरा का उत्पादन यहाँ ज़्यादा होता है। इसके अलावा निम्न श्रेणी के अंगूरों को सुखा करके जो है मुनक्का और किशमिश बनाई जाती है। अंजीर और जैतून भी यहाँ उत्पादन किया जाता है। तो अंजीर का उत्पादन भी यही क्षेत्र में होता है, और जैतून भी यहाँ पे होता है, जिससे जैतून का तेल आता है। शीत ऋतु में जब यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में फलों और सब्जियों की मांग होती है, तब इसी क्षेत्र की से इसकी आपूर्ति की जाती है, ठीक है। तो यहाँ खट्टे फलों की खेती ज़्यादा होती है। स्विट्जरलैंड में देख सकते हैं एक अंगूर के बागान को यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। आगे लिखा है बाजार के लिए सब्जी खेती और जो उद्यान कृषि। तो बाजार के लिए जो है सब्जी खेती की जाती है, जिससे बाजार में बेचा जा सके। इस प्रकार की कृषि में अधिक मुद्रा लगने वाली फसलें जैसे सब्जियां, फल और पुष्प लगाए जाते हैं, जिनकी मांग नगरीय क्षेत्रों में होती है। इस कृषि में खेतों का आकार छोटा होता है, और खेत जो है अच्छे यातायात साधनों के द्वारा नगरीय जो है केंद्रों, जहां ऊंची आय वाले उपभोक्ता रहते हैं, उसमें गहन श्रम और अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त सिंचाई, उर्वरक, अच्छी किस्म के बीज, कीटनाशक, इसके अलावा हरित गृह और शीत जो है क्षेत्रों में कृत्रिम ताप का भी इस कृषि में उपयोग किया जाता है, जिसे हम जो है ग्रीन हाउस कहते हैं। इस प्रकार की कृषि उत्तरी पश्चिमी यूरोप में, संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग में, भूमध्य सागरीय प्रदेश में अधिक विकसित होती है, जहाँ जो है औद्योगिक क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। तो जहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, वहीं सब्जियों और फूलों की खेती होती है, क्योंकि उसका मार्केट वहीं पर होता है, ठीक है। जैसे दिल्ली के आसपास जो है फलों और जो है फूलों की और सब्जियों की खेती क्यों होती है? क्योंकि दिल्ली सबसे बड़ा मार्केट है। वैसे पूरी दुनिया में ऐसा होता है। नीदरलैंड पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण रखता है, जहाँ से बागवानी फसल विशेषता ट्यूलिप जो होता है एक फूल होता है, आप इस मैप पे देख सकते हैं, ट्यूलिप एक फूल होता है, ठीक है। तो इसकी खेती नीदरलैंड में बहुत ज़्यादा होती है, और इससे निकाल करके इसे जो है सेंट बनाया जाता है। जो है प्रकार का फूल पूरे यूरोप के प्रमुख शहरों में भेजा जाता है। जिन प्रदेशों में कृषक केवल सब्जियां पैदा करता है, वहां इसको जो है ट्रंक कृषि का नाम दिया जाता है। याद रखना, जब केवल सब्जी पैदा करते हैं उसे हम ट्रंक कृषि कहते हैं। ये भी एक नया शब्द मिल गया, तो अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बाजार के मध्य की दूरी जो है ट्रक रात भर में तय करता है, उसी आधार पर इसका नाम ट्रक कृषि रख दिया गया। तो ट्रक में जब हम फलों को, सब्जियों को रखते हैं और शहरों तक ले आते हैं, तो उसी को हम ट्रक कृषि नाम दे दिया गया। पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यान कृषि के अलावा कारखाना कृषि भी किया जाता है। इसमें पशु पाला जाता है, पशुधन होता है, जिसमें विशेषतः गाय, बैल और कुक्कुट होते हैं। कुक्कुट मतलब होता है, कुक्कुट यहाँ पर क्या हो जाएगा, मुर्गी पालन हो जाएगा, ठीक है। इन्हें जो है बाड़े पर कारखानों में तैयार कर बनाए जाते हैं, भोजन पर रखा जाता है, और उनकी बीमारियों का ध्यान रखा जाता है। इसमें भवन निर्माण, यंत्र खरीदने, प्रकाश और ताप की व्यवस्था रखने और पशु चिकित्सा के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। अच्छी नस्ल का चुनाव और प्रजनन का वैज्ञानिक विधियों कुकुर और पशुपालन के लिए महत्वपूर्ण लक्षण होता है। कृषि करने वाले संगठन के आधार पर भी कृषि के प्रकारों का वर्गीकरण किया जा सकता है। कृषि जो है संगठन कृषक को
का खेतों का अपना अधिकार और उस पर सरकारी नीतियों जो कृषि में सहायक होती हैं प्रभावित होते हैं। तो कृषि कई तरह से प्रभावित होती है और कई तरह से कृषि की जाती है, इसको हम समझ लेते हैं। एक होता है सहकारी कृषि। सहकारी कृषि हमारे देश में जो है महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, दक्षिण भारत में ज़्यादा की जाती है, पंजाब में ज़्यादा होती है और ये दुनिया में ज़्यादा होती है। तो क्या रखना, सहकारी कृषि में क्या करते हैं, कई लोग मिल करके अपने खेत को जोड़ लेते हैं और सामूहिक खेती करते हैं और बड़े खेत का निर्माण करते हैं। तो यहाँ फसलों का उत्पादन ज़्यादा होता है, बड़े पैमाने पर होता है। तो जब कई लोग आपस में मिलकर खेत को मिला लेते हैं और तब खेती करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सहकारी कृषि कहते हैं। तो लिखा है, जब कृषकों का एक समूह अपनी कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए स्वेच्छा से एक सहकारी संस्था बनाकर कृषि कार्य संपन्न करे तो उसे सहकारी कृषक कहते हैं। इसमें व्यक्तिगत फार्म अशुल्क रखते हुए सहकारी रूप में कृषि की जाती है। इसमें व्यक्तिगत फार्म नहीं होते हैं, उसमें सब आपस में खेत जोड़ लेते हैं। सहकारी संस्था कृषकों को सभी रूप में सहायता करती हैं। यह सहायता कृषि कार्य में आने वाले सभी चीज़ों की खरीद करने, कृषि उत्पाद को उचित मूल्य पर बेचने और सस्ती दरों पर संस्कृत संसाधनों को जुटाने के लिए किया जाता है। सहकारी आंदोलन 1 शताब्दी पूर्व प्रारंभ हुआ था और पश्चिमी यूरोप के डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन और इटली में यह सफलतापूर्वक चला। इसे अधिक सफलता इसे डेनमार्क में मिली, जहां प्रत्येक कृषक इसका सदस्य है। डेनमार्क में यह आंदोलन सर्वाधिक सफल रहा। यहाँ जो है व्यवहारिक रूप से प्रत्येक कृषक इस आंदोलन का सदस्य है। तो याद रखना, सहकारी आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे यहाँ सहकारी आंदोलन भी हो के कारण बहुत ज़्यादा सफलता मिली है। और सहकारी आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्तियों को हमारे यहाँ राज्यों की विधान परिषद में उन्हें चुना भी जाता है और मनोनीत भी किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। अब आते हैं सामूहिक कृषि क्या है। इस प्रकार की कृषि पर का आधारभूत सिद्धांत यह होता है कि इसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज, ठीक है, संपूर्ण समाज और सामूहिक श्रम पर आधारित होता है। कृषि का यह प्रकार पूर्व सोवियत संघ में प्रारंभ हुआ। तो याद रखना, सामूहिक कृषि सोवियत संघ में प्रारंभ हुई, जबकि सहकारी कृषि यूरोपीय देशों में प्रारंभ हुई, खासकर पूंजीवादी देशों में, जहां कृषि की दशा सुधारने और उत्पादन में वृद्धि और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सामूहिक कृषि प्रारंभ की गई। इस प्रकार की सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में जो है कोलख होज का नाम दिया गया था। सभी कृषक अपने संसाधन जैसे भूमि, पशुधन और श्रम को मिलाकर कृषि करते हैं, मतलब सब आपस में मिला के कृषि करते हैं और अपने दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भूमि का छोटा सा भाग अपने अधिकार में भी रखते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे खनन का। तो याद रखना, जो प्राथमिक क्रियाएं होती है उसमें खनन भी शामिल होता है, पशुपालन शामिल होता है। ठीक है, तो हम जो किसकी बात करेंगे, खनन का, क्योंकि हम प्राथमिक क्रियाओं की बात करें तो खनन का इसमें जो है इस्तेमाल तो होगा ही। तो मानव विकास के इतिहास में खनिजों की खोज की कई अवस्थाएं देखी जा सकती हैं, जैसे ताम्र युग में जब तांबे का इस्तेमाल हुआ, कांस्य युग में जब तांबा, कांस्य और टीन को मिलाया गया, और लोह युग में जब लोहा खोजा गया। प्राचीन काल में खनिजों का उपयोग औजार बनाने, बर्तन बनाने और हथियार बनाने तक सीमित था, और जो है इसका वास्तविक विकास औद्योगिक क्रांति के पश्चात ही संभव हुआ। जब औद्योगिक क्रांति आई पूरे दुनिया में, इंग्लैंड में, तब जाकर के लोहे का और जो है खनिजों का बहुत ज़्यादा व्यापक पैमाने पर इस्तेमाल होने लगा और बहुत ज़्यादा खनिज खोदे जाने लगे और निरंतर इसका महत्व बढ़ता चला जा रहा है और आज भी इसका महत्व ज़्यादा है। खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं? खनन कार्य को लाभप्रद दो बातों पर निर्भर करते हैं, मतलब उन्हें लाभ कैसे मिलता है। भौतिक कारक, जिसमें खनिज निक्षेपों के आकार, श्रेणी और उपस्थिति की अवस्था को सम्मिलित किया जाता है। आर्थिक कारक, जिसमें खनिज की मांग, विद्यमान तकनीकी ज्ञान और उसका उपयोग और संरचना के विकास के लिए उपलब्ध पूंजी और यातायात और श्रम पर होने वाला व्यय आता है। खनन की विधियां क्या होती हैं? खनन कई प्रकार का होता है। ठीक है, लिखा है उपस्थिति की अवस्था और सस्य मतलब होता है कच्चा माल की प्रकृति के आधार पर खनन दो प्रकार का होता है। एक होता है धरातलीय खनन, एक होता है भूमिगत खनन। धरातलीय खनन मतलब ये होता है जैसे मान लीजिए स्थल है, जब हम इसके ऊपर खुदाई करते हैं तो धरातलीय खनन कहते हैं। और भूमिगत खनन होता है जैसे पेट्रोल का, जब हम कुआं बना के खनन करते हैं तो उसे कहते हैं भूमिगत खनन कहते हैं। ठीक है, तो लिखा है धरातलीय खनन को विवृत खनन भी कहा जाता है। यह खनिजों के खनन का सबसे सस्ता तरीका होता है, क्योंकि इस विधि में सुरक्षात्मक पूर्वापायों और उपकरणों पर आधारित मतलब अतिरिक्त खर्च अपेक्षाकृत निम्न होता है और उत्पादन शीघ्र और अधिक हो जाता है। तो जब ऊपर हम खोदते हैं तो उत्पादन जल्दी हो जाता है। ठीक है,
आगे लिखा है जब शस्य धरातल के नीचे गहराई में होता है, मतलब कच्चा माल जब गहराई में होता है, तब भूमिगत या कूपिक खनन विधि का उपयोग किया जाता है, जिससे पेट्रोल का उत्पादन होता है। ऐसे करके गड्ढे बना करके किया जाता है, ठीक है। इस विधि में लंबवत कूपक गहराई तक स्थित होते हैं, मतलब कूपक मतलब होता है नली बनाई जाती है, कुआं बनाया जाता है, जहां से भूमिगत जो है गैलरियों खनिजों तक पहुंचने के लिए की जाती है। इन मार्गों से होकर खनिजों का निष्कर्षण और परिवहन धरातल तक किया जाता है, ठीक है। आप इस मैप के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ पे जो है कूपन खनन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये गड्ढे से यहाँ पे पेट्रोल निकाला जा रहा है, ठीक है। और यह कूपिक खनन देख सकते हैं, यहाँ से तेल कैसे निकाला जाता है उसी चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका ये धरातलीय खनिज है जो यहाँ पे खोदा जा रहा है। तो दोनों को अलग अलग मैप पे यहाँ पर दिखा दिया गया है खनन की विधियों को, ठीक है। आगे लिखा है इन मार्गों से होकर के खनिजों का निष्कर्षण और परिवहन धरातल किया जाता है। खदान में कार्य करने वाले श्रमिकों और निकाले जाने वाले खनिजों के सुरक्षित और प्रभावी आवागमन हेतु इनमें विशेष प्रकार की लिफ्ट मतलब भेदन होता है, जो माल ढोने गाड़ियों और वायु संचार प्रणाली की आवश्यकता होती है। तो इसमें जो है काफ़ी परिवहन अच्छा होना चाहिए, जिससे जो है कच्चे माल को हम वहाँ तक पहुँचा सके जहाँ पर उसका उत्पादन होना है, ठीक है। इसलिए परिवहन यहाँ बहुत जरूरी होता है। आगे लिखा है खनन का यह तरीका जोखिम भरा है, क्योंकि जहरीले गैसें, आग और बाढ़ के कारण कई बार दुर्घटनाएं होने का भय होता है। जब हम गहराई में खनन करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, जहरीली गैसें निकल जाती हैं, बाढ़ आ जाती है या अन्य दुर्घटनाएं हो जाती हैं, बहुत सारे मजदूर फंस जाते हैं। क्या आपने कभी भारत के कोयला खदानों में आग लगने और बाढ़ आने के विषय में पढ़ा है? तो बिल्कुल हमारे यहाँ ऐसा होता भी है, ठीक है। आगे लिखा है विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश उत्पादन की खनन प्रसंस्करण और शोधन कार्य से पीछे हट रहे हैं, क्योंकि इससे श्रमिक लागत अधिक होने लगता है। मतलब ये क्या है, अब विकसित देश जो है क्या है, अब खनन से पीछे हटते जा रहे हैं, क्योंकि लागत ज़्यादा लगती है। जबकि विकासशील देश अपने जो है विशाल श्रमिक शक्ति के बल पर अपने देशवासियों के ऊंचे रहन सहन को बनाए रखने के लिए खनन कार्य को महत्व दे रहे हैं। अफ्रीका के कई देश जो है, दक्षिणी अमेरिका के कुछ देश और एशिया में आय के साधनों का 50% तक खनन कार्य प्राप्त होता है। तो याद रखना खनन कार्य भी हमारी अर्थव्यवस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो इसमें रोपण फसल कौन नहीं है? गेहूं रोपण फसल नहीं है, जबकि कॉफी, गन्ना और रबड़ रोपण फसल है। दूसरा है आपका निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया था? तो डेनमार्क में। फूलों की कृषि क्या कहलाती है? तो फूलों की कृषि पुष्पोत्पादन कहलाता है। निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया था? तो रोपण कृषि का विकास किया गया था यूरोपियों द्वारा। आगे लिखा है निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि नहीं की जाती है? तो वाणिज्यिक अनाज कृषि अमेजन बेसिन में नहीं होती है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फल ज़्यादा होते हैं? भूमध्य सागरीय वाले में। निम्न कृषि के प्रकारों में कौन सा जो है कर्तन दहन कृषि का एक प्रकार होता है? तो उसे आदिकालीन निर्वाह कृषि कहते हैं। निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? तो एकल कृषि इसमें कौन सी नहीं है, ये पूछा गया है। तो याद रखना इसमें आपका ये मिश्रित कृषि भी है, डेयरी कृषि भी है, रोपण कृषि भी है, लेकिन वाणिज्यिक अनाज कृषि नहीं है, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, मैंने इनको बता दिया है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।